Heads of income. Introduction. There are 5 types of incomes, यानी कि heads of income 5 types के होंगे under the income tax ordinance. Income tax ordinance कहता है कि 5 types की heads हैं. If a person's income goes beyond a certain limit set by the law, they have to pay tax on it. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक person जो है उसकी इनकम अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, यानी कि लॉ ने एक इंसान के ऊपर एक लिमिट लगाई हुई है कि इतना अगर अर्न करता है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर उस इंसान की अर्निंग इनकम ज़्यादा हो जाती है उस अमाउंट से जो लॉ ने सेट की हुई है, फिर उस पर टैक्स लगेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ इनकम टैक्स. इनकम टैक्स इज़ अ चार्ज ऑन द मनी पीपल अर्न. इट इज़ अप्लाई टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम. इनकम टैक्स ये होता है कि जो पर्सन है, कोई भी इंसान है जो अर्न करता है, जो पैसा अर्न करता है, उस पे ये टैक्स लगता है. ये डिफरेंट टाइप्स की सोर्स ऑफ इनकम पे अप्लाई होता है. अब वो सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन सी हैं? पहली है सैलरी, दूसरी है बिजनेस प्रॉफिट, थर्ड इज़ प्रॉपर्टी इनकम, गवर्नमेंट इंटरेस्ट एंड अदर अर्निंग्स. सैलरी से अगर इनकम जनरेट हो रही है उस पर टैक्स लगेगा, बिजनेस से अगर प्रॉफिट आ रहा है उस पर टैक्स लगेगा, प्रॉपर्टी इनकम से आएगा यानी कि प्रॉपर्टी से जो भी रेंट वसूल हो रहा है, या अगर लैंड की शक्ल में प्रॉपर्टी है तो जो उस पर फसलें उग रही हैं उस पर भी टैक्स लग सकता है. तो इस तरह से भी प्रॉपर्टी से भी टैक्स लगता है. और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उसमें अगर कुछ अर्निंग हो तो उस पर से भी टैक्स लगेगा. अदर अर्निंग से भी टैक्स लग सकता है. अदर अर्निंग में बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड होंगी जिस पे एक्स्ट्रा मीन्स जो इनके अलावा जहाँ से आप अर्निंग जनरेट कर रहे हो उसमें भी टैक्स लगेगा. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ टैक्स. टैक्स होता क्या है? इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के सेक्शन 263 के अकॉर्डिंग, टैक्स मीन्स एनी चार्ज द गवर्नमेंट इम्पोजेज ऑन अ पर्सनस इनकम. इस सेक्शन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एक इंसान के ऊपर चार्ज करती है उसकी इनकम पे, यानी कि जो भी इंसान कोई भी इनकम जनरेट कर रहा है इन रिसोर्सेज के अंदर से, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देगी. इट कैन ऑल्सो इंक्लूड पेनल्टीज, फीस और अदर अमाउंट दैट मस्ट बी पेड अंडर द लॉ. इसके अंदर ये भी बताया जाता है कि पेनल्टीज़ भी उन पर लगेंगी. पेनल्टीज़ मीन्स कि पनिशमेंट लगेगी अगर वो टैक्स नहीं देंगे, फ़ी भी देनी पड़ सकती है उनको, और डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट अमाउंट्स भी पे करनी पड़ेगी अगर उन्होंने टैक्स नहीं दिया. ठीक है. अगली हेडिंग है व्हाट इज़ टैक्सेबल इनकम. वो कौन सी इनकम है जो टैक्सेबल हो सकती है, जिस पर टैक्स लग सकता है? तो सेक्शन 264 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के इस सेक्शन के अकॉर्डिंग टैक्सेबल इनकम वो इनकम होती है जो कि टोटल इनकम से निकाली जाती है. जितना इनकम एक इंसान पूरे साल में अर्न करता है उसी के अंदर से ही ये टैक्स डिडक्ट होता है. ठीक है, मतलब कि जितना वो इंसान पूरा साल में कमाता है उस इंसान पे जितना टैक्स लगना है, टैक्स की शक्ल में इनकम से पैसा डिडक्ट हो जाएगा. ठीक है. हाउएवर द फाइनल टैक्सेबल इनकम कैन नॉट बी नेगेटिव. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ये जो जितना पूरा साल में उस बंदे ने अर्न किया है ना, तो ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स भी ना उस पर लगे कि उसकी अर्निंग ही लेस हो जाए. ठीक है, ये बात यहाँ लिखी है. ठीक है, तो इतना यहाँ तक भी इनफ है ये पॉइंट. नेक्स्ट हेडिंग इज़ व्हाट इज़ टोटल इनकम. टोटल इनकम होती क्या है? टोटल इनकम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? तो सेक्शन 269 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसमें आपको टोटल इनकम के बारे में बताया जाएगा. इसमें लिखा है टोटल इनकम इज़ द सम ऑफ ऑल इनकम अ पर्सन अर्न्स अंडर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इनकम. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन कैटेगरीज ऑफ इनकम्स में से टोटल जितनी अर्निंग उसने की है एक साल के अंदर, ठीक है, उस एक साल के अंदर जितनी उससे अर्निंग की है उसी में ही टैक्स लगेगा. ठीक है, यानी कि एक साल का ऑब्वियसली एक डिपार्टमेंट होता है टैक्स संभालने वाला. एक इनकम टैक्स के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है कि हर इंसान के ऊपर एक एक साल के हिसाब से ना टैक्स लगाता है कि भाई अगर इस सैलरी से इनकम कर रहा है तो एक साल में उस पर इतना टैक्स लगेगा, अगर फ्रांस से कर रहा है तो उस पर इतना लगेगा. तो उस तरह से इसका टैक्स साल के हिसाब से कटेगा. तो अगर सैलरी से अर्निंग कर रहा है तो सैलरी के हिसाब से एक साल में जितनी उसे अर्निंग कर ली है सैलरी के थ्रू तो उस पर टैक्स लगेगा उसी हिसाब से. अगर प्रॉपर्टी से उसने इनकम जनरेट की है, यानी कि रेंट पे लगाई है प्रॉपर्टी, तो उस हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा. अगर बिजनेस से की है तो बिजनेस के हिसाब से लगेगा. कैपिटल गेन से की है या इनकम फ्रॉम अदर रिसोर्सेज से की है तो जिन जिन जगहों से उसने अर्निंग की है उस हिसाब से उस पर
इनकम लगता जाएगा। तो ये जितनी भी हेडिंग्स है ये आगे भी आएंगी, आगे भी इनको डिटेल से हम पढ़ेंगे तो वहीं से देख लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज़ व्हेन डज अ पर्सन हैव टू पे द टैक्स, कि कब एक इंसान को टैक्स पे करना पड़ता है। तो जो सेक्शन 4 है ना इसी एक्ट का, वो ये कहता है कि पर्सन मस्ट पे टैक्स इफ़ दे अर्न एन इनकम दैट इज़ टैक्सेबल, यानी कि एक पर्सन तभी टैक्स देगा जब उसकी जो इनकम है वो टैक्स देने के काबिल हो जाए। यानी कि ऑब्वियसली एक टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना जो टैक्स के मामला को हैंडल करता है, वो जो टैक्स का जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है कि हर इंसान की ऊपर बता देगा कि भाई अगर ये इस अमाउंट से ज़्यादा अर्न कर रहा है सैलरी, इस अमाउंट से ज़्यादा कर रहा है इनकम कहीं से भी जनरेट, तब उस पर टैक्स लगेगा। तो एक इंसान ऑलरेडी 2,000 ही मुश्किल से कमाता है या मुश्किल से 10,000 कमाता है तो अभी उस पर नहीं लगेगा, जिसकी सैलरी अब उससे ज़्यादा होती जाएगी तो उस हिसाब से उनके ऊपर टैक्स लगेगा। तो यहीं पे ये बात बोली जा रही है कि एक इंसान पर तभी टैक्स लगेगा जब वो टैक्स के हिसाब से कमा रहा हो, ठीक है। पे इनकम टैक्स ऑन देयर अर्निंग, यहाँ पे कह रहे हैं कि यानी कि जो इंसान ज़्यादा अर्न कर रहा है उनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये। तो दूसरा लिखा है डिडक्ट टैक्स व्हेन मेकिंग पेमेंट एंड डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट। अब ये कह रहे हैं कि जब वो टैक्स दे दें तो उस टैक्स की अमाउंट उस बंदे के रिकॉर्ड से डिडक्ट करा दी जाए, यानी कि बता दिया जाए कि इस बंदे ने इतना टैक्स दे दिया है और गवर्नमेंट को डिपॉजिट वो कर दे कि भाई इसने इतना टैक्स दे दिया है, गवर्नमेंट के बाद भी उसके रिकॉर्ड सेव रहता है कि गवर्नमेंट दोबारा ना कहे कि भाई से उस सेम चीज़ पे दोबारा वो टैक्स ना मांगने गवर्नमेंट। दूसरी पॉइंट पे लिखा है पे टैक्स इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि अगर एक इंसान एडवांस में टैक्स देना चाहे वो दे सकता है, उससे क्या होगा कि उसको फिर अगले टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। एडवांस में भी एक बंदा एक ही साल के अंदर 2 साल का भी टैक्स दे सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे लिखा है पे एक्स्ट्रा टैक्स और पेनल्टीज इफ़ दे फेल टू पे ऑन टाइम। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक साल में अगर कहा गया ना कि आपको टैक्स पे करना है एक साल के हिसाब से, तो एक साल गुजर गया, टाइम पीरियड गुजर गया, चाहे वो जितने भी पीरियड का हो, चाहे वो 3 मंथ्स का गैप रखा हो या 1 साल का गैप रखा हो, अगर वो टाइम पीरियड गुजर गया तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आप पे पेनल्टीज़ लगाती है। पेनल्टीज़ किस तरह से लगाती है, यानी कि आप पे सजाएँ किस तरह से लगाती है कि आपका जो टैक्स अमाउंट जो आपने ड्यू किया था उसको डबल देना पड़ेगा, यानी कि उसमें थोड़ा पेनल्टी वाली अमाउंट भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट आप पे पेनल्टी लगा सकती है। पे फीस इज़ इफ़ एप्लीकेबल, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टैक्स देने वक्त भी अगर किसी इंसान को अगर आप टैक्स दे रहे हो तो उस डिपार्टमेंट में जाकर अगर टैक्स दे रहे हो तो वहाँ पे अपने प्रोसीजिंग कराने के लिए, यानी कि कागजात बनाने के लिए टैक्स के, उसमें कुछ फ़ी लगती है तो वो फ़ी भी देनी पड़ सकती है आपको। ये बात यहाँ लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग इज़ टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स, यानी कि कौन से लोग हैं जो टैक्स पेयर्स होते हैं, उनके क्या कैटेगरीज हैं, उनके क्या टाइप्स हैं। इनकी टाइप्स आपको सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में मिलेगी। सेक्शन 4 ये बताता है कि ये लोग डिफरेंट कैटेगरीज के लोग होंगे। टैक्स इज़ पेड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर नंबर 1 सैलरीड एम्प्लॉयज़, यानी कि जो लोग सैलरी पे काम करते हैं, जिनके पास बिजनेस नहीं होता अपना, जो जॉब कर रहे होते हैं, ये भी टैक्स पे करते हैं लेकिन इनका नाम होगा सैलरीड एम्प्लॉयज़, ये भी टैक्स पेयर होते हैं। दूसरे हैं पीपल विद स्पेसिफिक इनकम्स फ्रॉम टैक्स सेपरेटली। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी स्पेसिफिक इनकम होगी कहीं से जनरेट हो रही होगी, चाहे वो यूट्यूब, जैसे कि यूट्यूबर हैं, जब यूट्यूब से पैसे कमाते हैं तो उस पर भी टैक्स लगेगा। ये एक एग्जांपल दे दी। उसके अलावा जहाँ जहाँ से भी आप अर्निंग कर रहे हो, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो सारे प्लेटफॉर्म्स को हम स्पेसिफिक इनकम में रखते हैं, यानी कि ऐसे इनकम जिनकी हमने डिटेल से इन्फॉर्मेशन नहीं बताई हुई, ठीक है। तो इन इनकम्स पे भी जो है टैक्स लगेगा। पीपल पेइंग टैक्स अंडर स्पेशल टैक्स ऑर्डर, एक स्पेशल टैक्स रूल बनाया गया होगा, यानी कि इनकम टैक्स ऑर्डर 2001 के अंदर एक स्पेशल रूल बनाया गया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ ख़ास लोग हैं, अगर कोई ख़ास काम कर रहे हैं और उस खास काम से वो इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी जो टैक्स के रूल्स लिखे जाएंगे वो उस हिसाब से टैक्स पे करेंगे। तो ये डिफरेंट होंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने यूट्यूबर की बात की, वैसे ही यहाँ पे भी डिफरेंट किस्म की टाइप से अर्निंग ये लोग कर रहे होंगे, यानी कि जैसे कि बिज़नेस से अगर अर्निंग करें, वो बिज़नेस कौन सा है, अननोन है, तो वो फिर स्पेशल टैक्स रूल्स को यूज़ करके भी अपने टैक्स पे कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट पे लेकर पीपल अंडर द नॉर्मल टैक्स सिस्टम, यानी कि जो नॉर्मल लोग हैं जो नॉर्मल टैक्स सिस्टम से टैक्स पे करें, ये भी एक कैटेगरी होती है लोगों की। उसके अलावा पीपल हु मस्ट पे अ मिनिमम टैक्स एज पर द लॉ, और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में टैक्स पे करते हैं, वो बाकी नॉर्मल लोगों की तरह ज़्यादा अमाउंट नहीं पे करते बल्कि बहुत लिमिटेड पे करते हैं, तो ये लोग भी इसमें एडेड होंगे, ठीक होगा। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज थी, तो इनको भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ वेयर डज टैक्सेबल इनकम कम फ्रॉम। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टैक्सेबल इनकम कहाँ से आती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101, अब 101 के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि टैक्सेबल इनकम कहाँ से आएगी, ठीक है।
यहाँ पे लिखा है सेक्शन 101 कहता है कि टैक्सेबल इनकम कम्स फ्रॉम टू सोर्सेज, दो सोर्सेज आती है। पहली सोर्स है पाकिस्तान सोर्स इनकम, मनी अर्न विद इन पाकिस्तान वन, यानी कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर रह के जॉब करते हैं, वहाँ से जो पैसे जनरेट करते हैं उससे उसमें टैक्स लगता है। उसके अलावा जो लोग मुल्क से बाहर रहते हैं और बाहर से पैसा पाकिस्तान आ रहा होता है, यानी कि यूएस से इस पर कोई काम करता है पाकिस्तान में रह के, तो वो पैसा पाकिस्तान आ रहा होता है, तो उस पैसे पे भी टैक्स लगता है, ठीक है। तो वो मेथड पे भी अगर टैक्स लगे तो इसको हम कहते हैं फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। मनी अर्नड आउटसाइड पाकिस्तान ओनली टैक्सेबल फॉर रेजिडेंस, यानी कि जो पाकिस्तानी होते हैं ना, पाकिस्तानी के रेजिडेंसी में जो रह रहे होते हैं और बाहर में मुल्क से अर्निंग कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि बाहर से अगर पैसा पाकिस्तान आ रहा है ना, तो उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन इस टैक्स को हम फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम कहेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर जनरेट नहीं हो रहा इनकम, ये बाहर से जनरेट हो रहा है, तो इस चीज़ को हम फॉरेन कहेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज़ हाउ रेजिडेंस अफेक्ट्स टैक्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 द इनकम टैक्स ऑर्डर सेट रेजिडेंट्स पे टैक्स ऑन ऑल देयर इनकम वेदर अर्नड इनसाइड और आउटसाइड पाकिस्तान। जो सेक्शन 11 है वो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान का रेजिडेंट है वो टैक्स पे करेगा हर तरह की इनकम पे, चाहे वो पैसा पाकिस्तान के अंदर जनरेट हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से बाहर जनरेट हो रहा है। अब नॉन रेजिडेंट्स वो लोग होते हैं जो कि पाकिस्तान के रिहायशी नहीं होते, ठीक है। पे टैक्स ओनली ऑन इनकम अर्नड इन पाकिस्तान, ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से जो कमाए गए पैसे हैं उन्हीं पे ही ये टैक्स देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज उन्होंने बताई। अगली हेडिंग है इनकम कैटेगरीज। अब इनकम कैटेगरीज आ जाती हैं हेड्स ऑफ इनकम। इसमें ये बताया जाएगा कि इन पॉइंट से इनकम जनरेट हुई, जैसे कि सैलरी से, प्रॉपर्टी से, बिजनेस। अब इनके आगे आपने इनको हेडिंग में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे लेकर सेक्शन 11(1) ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डर कहता है कि इनकम इज क्लासीफाइड अंडर 5 कैटेगरीज। फिर आपने उन 5 कैटेगरीज के नाम दे देने कि सैलरी से इनकम जनरेट होती है, प्रॉपर्टी से होती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस से होती है, कैपिटल गेन से, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। फिर आगे लिखा है even though the income is divided into these categories, the tax is applied on the total income, नॉट ईच कैटेगरी सेपरेटेड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बेशक इनकम सेपरेटली जनरेट हो रही है। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है सैलरी से भी पैसे कमा रहा है, उसके पास प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी को रेंट पे लगा के भी पैसा कमा रहा है, साथ में उसका एक बिजनेस भी चल रहा है, वहाँ से भी कमा रहा है, कैपिटल गेन से भी कमा रहा है और अदर सोर्सेज से भी कर रहा है। तो वो ये नहीं कह सकता कि सबको सेपरेट टैक्स देना पड़ेगा, नहीं, बल्कि उसका क्या होगा कि जितने भी अगर उसके ये सारे के सारे उसकी अगर इनकम जनरेट हो रहे हैं इनसे, तो सबको टोटल में ऐड किया जाएगा और उन सबको टोटल करके उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये बात यहाँ के लास्ट लाइन पे लिखी है कि बेशक डिवाइडेड बताया जा रहा है, लेकिन टैक्स अगर लग रहा है तो टोटल लगेगा। तो साल के तौर पर अगर एक इंसान सिर्फ सैलरी से ही कमा रहा है, उसके पास ये बाकी रिसोर्स नहीं है, तो उस पर सिर्फ इसके ऊपर टैक्स लगेगा, इसी का ही टोटल किया जाएगा। लेकिन अगर एक इंसान सैलरी और प्रॉपर्टी से भी कमा रहा है, तो फिर उसका इन दोनों को टोटल करके टैक्स लिया जाएगा। तो यहाँ पे एंड पे यही बात बताई जा रही है लास्ट लाइन पे। फिर नेक्स्ट हेडिंग है सैलरी इनकम, यानी कि जो ये फर्स्ट है पॉइंट है, अब इसकी हेडिंग शुरू होगी, वैसे ही बाकियों की भी हेडिंग आना शुरू हो जाएंगी। तो अब हम सैलरी इनकम से स्टार्ट करते हैं। सैलरी इनकम इज इन सेक्शन 12। सैलरी इज़ द फिक्स्ड अमाउंट एन एम्प्लॉय रिसीव्स रेगुलरली फ्रॉम एन एम्प्लॉयर। इट इंक्लूड्स, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सैलरी है वह एक एम्प्लॉई रिसीव करता है एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर वो बंदा होता है जिसने इसको जॉब पे रखा था, और जिस बंदे को जॉब पे रखा था इसको हर मंथ सैलरी, एक फिक्स सैलरी रिसीव होगी, जैसे कि 30,000 40,000 रुपीज़, जितनी भी अमाउंट पे वो काम कर रहा है उस अमाउंट की सैलरी इसको रिसीव होगी। तो ये बेसिक सैलरी होती है, यानी कि फिक्स 45 की सैलरी ये बेसिक है, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होगी, वहीं से सैलरी इसको मिलती रहेगी बेसिक सैलरी से। इसकी साथ साथ इनको पेंशन्स भी मिलती हैं अगर रिटायर हो जाएँ, तो पेंशन की अमाउंट रिटायरमेंट के बाद जितनी भी बनती है वो भी इनको मिलेगी। अलाउंसेस भी मिलेंगे। अलाउंस का मतलब है हाउस रेंट, ट्रैवल और मेडिकल के, यानी कि ये जो ऑफिसर्स हैं जहाँ पे भी काम कर रहे होते हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो वो डिपार्टमेंट क्या करता है, इनको रेंट फ्री हाउसेस में रहने के लिए भी दे देते हैं, ट्रैवल के लिए गाड़ी दे देते हैं जिसका बजट सारा खुद नहीं उठाते बल्कि उनका डिपार्टमेंट उठा रहा होता है। मेडिकल एक्सपेंसेस भी फ्री होते हैं क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस है वो उनका डिपार्टमेंट उठा रहा होता है, ठीक है। तो ये इनको फ़ायदे मिलते हैं। बोनसेस एंड कमीशन भी इनको मिलते हैं, यानी कि अगर ये अपग्रेड हो जाए बोनस भी उससे इनको मिलता है, कमीशन भी मिलता है। अगला पॉइंट लिखा है अदर बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर है जिसने इसको जॉब पे रखा था वो भी इसको फ़ायदा देता रहेगा, यानी कि अगर इसने अच्छा काम किया, क्या कहते हैं, ये जो बंदा है ना
इसने अगर अच्छा काम किया तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, इसको मज़ीद बेनिफिट्स प्रोवाइड करता जाएगा, यानी कि इसकी सैलरी में इंक्रीज़ कर सकता है या इसको बोनसेस दे सकता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेक्शन 12 में ऑब्वियसली सैलरी के बारे में बताया जा रहा है कि सैलरी किस किस शक्ल में इंसानों को मिलती रहती है, तो उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे लिख दी गई है कि यही चीज़ें लिख दी गई हैं, ठीक है। अगली हेडिंग लिखिए हाउ इज सैलरी टैक्स कैलकुलेट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सैलरी कमाया जाता है, जो बंदा सैलरी कमाता है उसके ऊपर टैक्स किस तरह से लगता है, उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे लिखा है सम अमाउंट्स आर फुली टैक्सड, सम आर पार्शली एग्जाम्ड एंड सम आर कम्प्लीटली टैक्स फ्री। टैक्सेबल इनकम के अंदर लिखा है कि बेसिक सैलरी अलाउंस एंड कमीशन। बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि फुली टैक्सेबल इनकम जो है सैलरी होती है, यानी कि अगर कोई बंदा सैलरी कमा रहा है ना, वो टैक्सेबल होगी फुली। अलाउंस जो उसको मिलता है, जो कमीशन उसको मिलता है उस सैलरी के अंदर, उस पर भी टैक्स लगेगा। पार्शली एग्जाम्ड एग्जाम्पशन का मतलब यहाँ पे होता है ना एग्जाम्प्ट और एग्जाम्पशन का। इसका मतलब ये है कि वो वाली इनकम या अर्निंग जिस पे टैक्स नहीं लगता उसको हम कहते हैं एग्जाम्प्ट। तो यहाँ पे पार्शली हो रहा है। पार्शली का मतलब ये है कि वो वाली इनकम जो थोड़ी सी एग्जाम्प्ट होगी, मीन्स जिसमें से थोड़े से इनकम पे टैक्स नहीं लगने वाला, ठीक हो गया। ये बात देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि मेडिकल अलाउंस पे अप टू 10% बेसिक सैलरी, यानी कि मेडिकल अलाउंस पे जो है टैक्स नहीं लगना, यहाँ पे यही बात बताई जा रही है, ठीक है। और थोड़ा बहुत उस पर टैक्स लगेगा, यहाँ पे 10% का आ गया, लेकिन आप टैक्स लॉ को देख लें क्योंकि टैक्स लॉज हर साल चेंज होते रहते हैं, अपडेट्स आती रहती हैं। तो जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं ना टैक्स लॉ के अंदर, तो उसमें कितनी कटिंग्स हैं, कितनी अलाउंस है, कितनी एग्जाम्प्ट हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल से, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज़ नॉट टैक्स्ड स्पेशल अलाउंस फॉर सम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को स्पेशल अलाउंस मिलता है, तो उन पर भी टैक्स नहीं लगता, उन पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने अब इसमें पढ़ी। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आपको सेक्शन 15 में मिलेगा। इसमें लिखा है प्रॉपर्टी इनकम इज रेंट रिसीव फ्रॉम लैंड और बिल्डिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी इंसान के पास कोई लैंड है, खेत है, उस पर अगर फसलें उग रही हैं तो उस पर टैक्स लगेगा उस हिसाब से। अगर किसी इंसान के पास बिल्डिंग है और वो रेंट पे दी गई है, चाहे वो किसी शुभ शॉप के लिए दी गई है बिल्डिंग, चाहे वो किसी को घर के लिए दी गई है बिल्डिंग रहने के लिए रेंट की शक्ल में, तो उस पर जो अर्निंग आएगी उनसे, यानी कि आपने जिसको भी रेंट पे दिए हैं तो रेंट से जो अर्निंग आएगी तो उस पर लगेगा टैक्स, ठीक हो गया। और जो खेत होंगे वहाँ पे जो फसलें उगेंगी उन फसलों पे लगेगा टैक्स, यानी कि इस जगह से टैक्स इन जगहों से लिया जाएगा। हाउ इज़ प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट। यहाँ पे बताया जाए कि प्रॉपर्टी टैक्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। रेंट रिसीव ड्यू फॉर यूजिंग लैंड और बिल्डिंग इज टैक्सेबल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो रेंट रिसीव होता है उस रेंट पे टैक्स लगेगा, और जो लैंड है या बिल्डिंग है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लैंड है और बिल्डिंग है इनको जिस शक्ल में दिया गया ना अर्निंग के लिए, मिसाल के तौर पे अगर बिल्डिंग है उसको अगर रेंट पे लगाया गया कि लोग आके उसमें आपकी बिल्डिंग में रह रहे हैं सोने के लिए, यूज़ करने के लिए, या कोई कमर्शियल पर्पज़ के लिए हमने रेंट पे लगाया हुआ है शॉप की शक्ल में, या कोई लैंड है जिसमें फसलें उग रही हैं तो उस शक्ल में उन पर टैक्स लगेगा और रेंट पे भी टैक्स लगेगा। वही ऊपर वाली बात उन्होंने सेम डाल दी है कि लैंड हो या बिल्डिंग हो, जिस पर्पज़ से उनके अंदर से उनके अंदर से जो अर्निंग आ रही है, चाहे वो रेंट की शक्ल में आ रही है, चाहे वो जैसी भी आ रही है, उस पर लगेगा टैक्स। अब लैंड पे भी टैक्स लगता है रेंट की शक्ल में। कैसे कि एक बंदे की लैंड है, वो बंदा मुल्क से बाहर है, वो इस पर फसलें नहीं उगा सकता, तो वो क्या करेगा, इस लैंड को किसी और बंदे को दे देगा रेंट पे। वो क्या करेगा, इस लैंड पे फसलें उगाएगा और आधा प्रॉफिट लैंड ओनर रख लेगा, आधा प्रॉफिट वो बंदा रख लेगा और उसी के अंदर से भी टैक्स कटेगा। तो इस मेथड से भी टैक्स लिया जा सकता है। एनी सिक्योरिटी डिपॉजिट केप्ट बाय द ओनर इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द रेंट। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ये बिल्डिंग मैंने बनाई हुई, ठीक है, और ये लैंड है। लैंड पे भी क्या होता है कि आप किसी और बंदे को अगर लैंड देते हो ना रेंट के लिए, तो उससे आप सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ अमाउंट के पैसे होते हैं, उस बंदे से लेते हो जो रेंट पे ले रहा है, तो उस पर भी टैक्स लग सकता है। साथ में अगर आपकी अगर बिल्डिंग है उस पर अगर लोगों को आप रेंट पे दे रहे हो तो वो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट देंगे, तो उस पर भी सेम टू सेम टैक्स लगेगा। ये बात यहाँ पे लिखी है। हु डिडक्ट टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम। यहाँ पे कह रहे हैं कि हु डिडक्ट टैक्स इन प्रॉपर्टी। यहाँ पे सेक्शन 155 आता है इनकम टैक्स ऑर्डर का, सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है टैक्स मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम रेंट बिफोर पेइंग इट टू द ओनर। यहाँ पे कह रहे हैं कि रेंट के थ्रू टैक्स को पहले ही डिडक्ट कर देना चाहिए ओनर को देने से पहले, ठीक हो गया। गवर्नमेंट ऑफिस, कंपनीज, लोकल अथॉरिटी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन एम्बेसीज। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन अथॉरिटी से मदद लेके रेंट से
टैक्स पहले ही आप डिडक्ट करा लो, उसके बाद जो अमाउंट देनी है ओनर को वो आप दे दो। यानी कि ऐसा ना हो कि जो अमाउंट आप दे रहे हो, जो बंदा रेंट पे रह रहा है वो जो अमाउंट दे रहा है ओनर को, उसी के अंदर टैक्स अमाउंट अगर होगी तो वो शायद वो ओनर ना दे और फिर आपके ऊपर बर्डन बनेगा। तो इसलिए जिस बंदे ने रेंट की अमाउंट देनी है उसी को चाहिए उसमें से जो टैक्स अमाउंट है वो इन अथॉरिटीज़ में से किसी एक में जाके दे के टैक्स अमाउंट ख़त्म करा दे, चाहे वो गवर्नमेंट के ऑफिस में जाके दे टैक्स, चाहे वो कंपनीज़ में जाके दे, लोकल अथॉरिटीज़ में दे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जाके दे या फॉरेन एम्बेसीज में। यानी कि जो टैक्स लॉ जो बना हुआ है आज का, उसको आप देखें, उसमें सारी मालूमात लिखी गई है कि किस डिपार्टमेंट में जाके आपको पैसे देने हैं, किस डिपार्टमेंट में जाके आप पैसे देंगे टैक्स के जो डिडक्ट हो जाएंगे रेंट से, ठीक है। तो उसमें सारी तफसील आपको वहाँ पे डिटेल से मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग में लिखा है इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस आपको सेक्शन 18 में मिलेगा। इसमें क्या लिखा है, पर्सन कैन अर्न मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, वन ऑफ देम इज इनकम फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस इनकम इंक्लूड्स अर्निंग फ्रॉम एनी ट्रेड, प्रोफेशन और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। यानी कि जो इंसान सैलरी के अलावा, यहाँ पे सैलरी की बात नहीं हो रही, सैलरी ऑब्वियसली आप किसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करके कमाते हो, तो ये वो वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये हो रहा है कि एक इंसान किसी डिफरेंट रिसोर्स से अपनी अर्निंग जनरेट कर रहा है, उस चीज़ को हम कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। और वो रिसोर्स क्या हो सकती है, वो रिसोर्स हो सकती है ट्रेड, प्रोफेशन, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। मिसाल के तौर पे एक बंदा एक कंपनी बना लेता है मैन्युफैक्चरिंग की, या कोई इंडस्ट्री बनाता है मैन्युफैक्चरिंग की जिस पे कोई सामान बन रहा होता है या कोई काम की चीज़ बन रही है, ठीक है। तो वो जो इंडस्ट्री से जो भी अर्निंग आ रही है, यानी कि जो इंडस्ट्री बनाई गई है, वो क्या होगा, उसका बिजनेस अर्निंग होगी। यानी कि उसने अपने पैसे लगा के कुछ काम कर रहा है, ठीक है, किसी के अंडर काम नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ प्रोफेशन से, यानी कि उस बंदे के अंदर कोई काबिलियत होगी, उस वजह से उसने कोई बिज़नेस रन कर रहा है, ठीक है, और लोगों को उसकी काबिलियत से फ़ायदा पहुंच रहा है, प्रोफेशन से फ़ायदा पहुंच रहा है, ठीक है। इस तरह से भी वो अर्निंग कर रहा है। उसके अलावा ट्रेडिंग करके भी वो अर्निंग कर रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे अगर वो अर्निंग कर रहा है तो उसको हम कहेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये था इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब इसकी अगली हेडिंग जितनी भी आएंगी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस की आएंगी। अब अगली हेडिंग देते हैं, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस इनकम आर टैक्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस टाइप की बिजनेस इनकम पे टैक्स लगता है। पहला है प्रॉफिट फ्रॉम रनिंग अ बिज़नेस, यानी कि ऐसा बिज़नेस अगर चल रहा है, ठीक है, जिसमें से ज़्यादा प्रॉफिट बन के आ रहा है, यानी कि ज़्यादा उसमें से पैसे बन के आ रहे हैं, तो उस पर टैक्स लग सकता है। लेकिन अगर ऐसा बिज़नेस है जिस पर ज़्यादा पैसे वो जनरेट नहीं कर पा रहा, इतने ही वो पैसे कमा पा रहा है कि वो मुश्किल से अपने वर्कर्स को पैसे दे पाए ओनर, तो ऐसे चांसेस हैं कि ऐसे बिज़नेस पे टैक्स ना लगे। लेकिन अगर वो बिज़नेस अच्छी अर्निंग जनरेट कर रहा है तो उस पर टैक्स लग सकता है। दूसरा पॉइंट लिखा है इनकम फ्रॉम प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज। यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई बिजनेस ओनर कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करे, यानी कि उसके अंदर कोई काबिलियत है और उसने उसी तरह का इंस्टीट्यूट बनाया जिस पे वो लोगों को स्किलफुल बना रहा है, अपने बिजनेस से लोगों को कुछ चीज़ सिखा रहा है, तो उस पर भी टैक्स लग सकता है क्योंकि वहाँ से वो अर्निंग जनरेट कर रहा है। दूसरी चीज़ गेन्स फ्रॉम कमर्शियल एक्टिविटीज़, और कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, उसने कमर्शियल बिजनेस कोई बनाया हुआ है, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। तो ये थी 3 टाइप्स। अब आगे आता है व्हाट इज़ बिजनेस। बिजनेस होता क्या है। बिजनेस इंक्लूड्स एनी एक्टिविटीज़ लाइक, अब यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। पहला है ट्रेड। ट्रेड में आता है बाइंग एंड सेलिंग, यानी कि जो भी इंसान ट्रेड का बिजनेस करता है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग का काम करता है, उस पर भी टैक्स लगता है। उसके अलावा कॉमर्स में भी टैक्स लगता है। कॉमर्स होता है बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी कि कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी वर्क वो करेगा बिजनेसमैन, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में, यानी कि ऐसा इंसान जो इंडस्ट्रीज़ बनाता है मैन्युफैक्चरिंग की जिसमें चीज़ें बन रही होती हैं, तो उन पर भी टैक्स लगेगा। प्रोफेशंस वाले बिजनेस पे भी टैक्स लगेगा, जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है, लॉयर है, अकाउंटेंट है और उन्होंने अपने प्रोफेशन के हिसाब से कोई बिज़नेस वो रन कर रहे हैं, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। उसके अलावा वोकेशंस मीन्स स्किल यूज़ फॉर अर्निंग, यानी कि एक बंदा स्किलफुल है और वो अपनी स्किल से ही अर्निंग जनरेट कर रहा है, उसी पे ही उसने बिज़नेस बना दी है, तो उस पर भी टैक्स लगेगा। उसके अलावा एडवेंचर और एनी अदर बिजनेस लाइक एक्टिविटीज़, यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी और इनके अलावा भी अगर कोई और भी बिज़नेस रन हो रहा है किसी भी एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है, तो उस पर भी उसको भी बिज़नेस कैटेगरी में डाला जाएगा और उन पर भी टैक्स लगेगा, ठीक है। एक और पॉइंट आपने ऐड करना है, एम्प्लॉयमेंट जिसको हम जॉब कहते हैं इज़ नॉट कंसिडर्ड अ बिजनेस। जो इंसान जॉब कर रहा होता है किसी के अंडर, तो वो बिज़नेस नहीं होता। यानी कि बिज़नेस वो होता है कि आप खुद ही हेड होते हो और आप अपने अंडर बहुत से लोगों को जॉब पे रखते हो और वो काम करके दे रहे होते हैं और उसका प्रॉफिट आपको मिल रहा होता है, तो उसको हम बिज़नेस कहते हैं। बिज़नेस उसको नहीं कहते जिसके अंडर आप काम कर रहे होते हो, जॉब कर रहे होते हो, ठीक है। टैक्स ऑन बिजनेस इनकम, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिज़नेस से जो इनकम जनरेट हो रही है उस पर टैक्स कैसे लगता है।
फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इनकम और टैक्स, यहाँ पे कह रहे हैं कि जितनी भी यहाँ पे लिस्ट लिखी है ये सारे वो हैं जो टैक्सड होंगी, यानी कि ये वो बिजनेसेस इनकम है जिन पे टैक्स लगेगा। पहला वाला देखते हैं क्या है। प्रॉफिट फ्रॉम एनी बिजनेस, एनी मनी अर्न फ्रॉम रनिंग बिजनेस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, यानी कि टैक्स ईयर जिस पे टैक्स लगना चाहिए उस दौरान जो भी बिज़नेस चल रहा है उस पर टैक्स लगेगा, चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो, ठीक है। और बिज़नेस जो भी होगा ऑब्वियसली टैक्स के अंदर बताया जाएगा, यानी कि टैक्स का एक डिपार्टमेंट होगा, उन्होंने एक बुक बनाई होगी टैक्स की जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी कि टैक्स ईयर के अंदर जो बिज़नेस रन होगा वो बिज़नेस कौन सा है वो भी उसी में मेंशन होगा, ठीक है। अगर बिज़नेस मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया तो आप टैक्स में से देख सकते हैं, अगर वो आप देखना नहीं चाहते तो अब यहाँ पे सिंपली लिख दें कि एनी मनी अर्न फ्रॉम रनिंग अ बिज़नेस, ठीक है। इस तरह लिख के भी आप बात को स्ट्रेट फॉरवर्डली ख़त्म कर दें। देन वी हैव इनकम ऑफ ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि अगर आप ट्रेडिंग से या प्रोफेशनल एसोसिएशन से मनी जनरेट कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स सेल और सर्विसेज का मेथड हो, यानी कि मैं आसान वर्ड्स में समझाऊँ तो अगर आप ट्रेडिंग के थ्रू यानी कि बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं उस पर टैक्स लगेगा बिज़नेस की शक्ल में। उसके अलावा अगर आप कोई प्रोफेशन अपना आप किसी चीज़ में प्रोफेशनल हो और आप अपनी प्रोफेशन को आगे लोगों को सिखा रहे हो, समझा रहे हो, उसके ऊपर आपने बिज़नेस बनाया हुआ है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। थर्ड इज़ इनकम फ्रॉम लीसिंग, मनी अर्न बाय रेंटिंग आउट मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक व्हीकल मैकेनिज्म वगैरह। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैसे कि आजकल के दौर में करीम या इनड्राइव वो एक और भी था, नाम भूल गए, तो ये जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं जिनमें गाड़ियाँ जो हैं लोगों को पिक एंड ड्रॉप्स देती हैं, तो यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो नॉर्मल इंसानों की होती हैं, तो वो एक बंदा जो है इन अथॉरिटीज़ को अपने पैसों से 5 से 6 गाड़ियाँ दे देता है, तो वो जो पैसे वो गाड़ियाँ जनरेट करती हैं, रेंट प्रोड्यूस कर रही होती हैं, वो इसको मिलता है, तो उन पे भी टैक्स लगेगा, ठीक है। मैनेजमेंट फ़ी, मनी रिसीव बाय मैनेजमेंट कंपनी इंक्लूडिंग अ मोदराबा मैनेजमेंट कंपनी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई मैनेजमेंट अथॉरिटी है, मिसाल के तौर पे कोई कंपनी चल रही है, किसी बंदे की कंपनी चल रही है, ठीक है, उस पर भी टैक्स लगेगा, चाहे वो मुदराबा मैनेजमेंट कंपनी क्यों ना हो, उसमें सारी कंपनीज़ ऐड हो सकती हैं। और कंपनी की भी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको वो टैक्स अथॉरिटी के अंदर से एक बुक मिलेगी जिसमें सारा कुछ बताया जाएगा कि कौन कौन सी कंपनी शामिल है इस टैक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं की गई डिटेल, आपको उसी में ही ज़्यादा मिलेगी। प्रॉफिट ऑन डेप्ट, इफ़ अ पर्सनस बिजनेस इज ऑन is to earn money from lending, the interest or profit they earn is taxed। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर लैंडिंग के थ्रू कोई बंदा अर्न कर रहा है बिजनेस और बिजनेस चला रहा है लैंडिंग के थ्रू तो उस पर भी टैक्स लगेगा या इंटरेस्ट और प्रॉफिट की शक्ल में, यानी कि जो इस टाइप का बिजनेस है जिसमें सूद इन्वॉल्व हो तो इट मीन्स उस पर उस हिसाब से टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की इनकम हमने देखी बिज़नेस की शक्ल में। अब यहाँ पे बिज़नेस ख़त्म हो जाता है, अब अगला आ जाता है हमारे पास कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन क्या होता है, इस पर किस तरह से टैक्स लगता है वो हम देखने लगे हैं। अनदर सोर्स ऑफ इनकम इज़ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन आपको सेक्शन 37 में मिलेगा, ठीक है, ये भी इनकम रिसोर्स है। व्हाट इज़ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन होती क्या है वो हम पढ़ने लगे हैं। व्हेन अ पर्सन सेल्स अ कैपिटल एसेट such as a land, building or stock and earn profit, that profit is called capital gain। कैपिटल गेन क्या होता है कि कोई इंसान अगर अपनी लैंड बेचता है या अपनी कोई बिल्डिंग बेचता है या अपने स्टॉक्स बेचता है, स्टॉक्स होता है कंपनीज़ में, यानी कि अगर आपने कंपनी पढ़ी हुई है, कंपनी के टॉपिक्स पढ़े हुए हैं तो उनमें स्टॉक्स बेचना ख़रीदना भी उसमें शामिल होता है, ठीक है। या कोई ऐसी चीज़ ख़रीद रहा है किसी जगह से जो आगे जाके हैवी अमाउंट में बेच रहा है तो वो भी स्टॉक्स में शामिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जाएगा इन चीज़ों को वो बेच के कोई प्रॉफिट गेन कर रहा है या ख़रीद के कोई गेन कर रहा है तो इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन, ठीक हो गया। दिस प्रॉफिट इज़ टैक्सेबल इन द ईयर द एसेट इज सोल्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस वक्त टैक्स का ईयर शुरू हो जाता है और उस दौरान अगर किसी ने अपनी लैंड बेच दी या बिल्डिंग या स्टॉक वगैरह बेच दिया तो उस पर लगेगा टैक्स, यानी कि जो भी प्रॉफिट उनको लैंड से बिल्डिंग से आएगा टैक्स लगेगा उन पर, ठीक है। सम कैपिटल गेन आर टैक्स फ्री बेस्ड ऑन द लॉ। और जो लॉ ने खुद टैक्स फ्री बनाए हुए हैं ना, कि लॉ ने खुद कहा हुआ है अपनी किताबों में, अपने टैक्स की अथॉरिटी के बुक्स में बताया हुआ है कि फ़लाँ लैंड को बेचने पे टैक्स नहीं लगना या फ़लाँ पे नहीं लगना, तो वो खुद ही उसमें बताया गया होगा, तो वो वाली जो लैंड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं और स्टॉक्स हैं वो टैक्स फ्री होंगी। तो यहाँ पे उनकी डिटेल नहीं मौजूद, वो आपको टैक्स की अथॉरिटी में ही मिल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप लिख दें कि लॉ ने जिसको खुद टैक्स फ्री बनाया है वही कैपिटल गेन
टैक्स फ्री होगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अब आ जाता है, जो कि सेक्शन 39 में आता है। यानी कि सेक्शन 39 में ये बताया जा रहा है कि जितनी भी हम तक हमने इनकम पढ़ी हैं, प्रॉफिट वाली यानी कि बिजनेस वाली पढ़ी है, सैलरी वाली पढ़ी है या प्रॉपर्टी वाली पढ़ी है, ये उनसे हट के होंगी, ठीक है। अब ये कौन सी इनकम्स हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। इफ़ अ पर्सन अर्न्स मनी दैट डज नॉट फिट अंडर दी अदर फोर हेड्स, सैलरीज, प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन, इट इज़ टैक्स्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर कोई इंसान पैसे कमाता है, ठीक है, इन फोर हेड्स के अलावा, कौन से फोर हेड, सैलरी से, प्रॉपर्टी इनकम से, बिजनेस इनकम से, कैपिटल इनकम से, ठीक है, इनके अलावा अगर वो कहीं किसी और ज़रिए से पैसे कमा रहा है, उसको हम कहेंगे अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन सी अदर सोर्सेज हैं। वो पहली वाली है डिविडेंड्स, प्रॉफिट फ्रॉम शेयर, यानी कि अगर आप किसी कंपनी से शेयर लेते हो तो वहाँ पे जो डिविडेंड्स ले रहे हैं या शेयर्स आप ले रहे हैं, ये वो वाली इनकम होती है, ठीक है। दूसरी है रॉयल्टी। रॉयल्टी में क्या आता है, मनी अर्न फ्रॉम बुक्स एंड पेटेंट, यानी कि कोई बंदा अगर कोई किताब लिखता है और उसकी किताब मशहूर हो जाती है, लोग ख़रीदते हैं, ठीक है, तो अगर लोग ख़रीद रहे हैं उसकी किताब, तो वो इनकम जो है अदर सोर्स ऑफ इनकम में आ जाएगी, ठीक है। अगली है प्रॉफिट्स ऑन डेब्ट, इंटरेस्ट अर्न, यानी कि कोई इंसान अगर सूद की शक्ल में अर्निंग कर रहा है, इंटरेस्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो वो भी अदर अर्निंग्स में आ जाती है, अदर सोर्सेज में आ जाती है। अगली हेडिंग है ग्राउंड रेंट, मनी फ्रॉम रेंटिंग लैंड्स। कुछ ऐसी रेंटिंग लैंड होंगी जिसके अंदर जो टैक्स लॉ में मौजूद होंगी, कुछ ऐसी रेंटिंग लैंड जो कि अदर सोर्स ऑफ इनकम में ऐड होंगी, तो ये भी उसमें आ सकते हैं। ये रेंटिंग लैंड हमने प्रॉपर्टी के अंदर भी पढ़ा था, बट कुछ ऐसी रेंटिंग लैंड्स भी होंगी जिसको टैक्स लॉ ने खुद बताया गया है कि ये अदर सोर्स ऑफ इनकम में भी शामिल है। अगली पॉइंट लिखा है पेंशन्स एंड एनोलॉजीज, फिक्स पेमेंट रिसीव रेगुलर, यानी कि पेंशन जिन लोगों को मिल रही है या किसी लोगों को फिक्स सैलरी मिल रही है किसी भी ज़रिए से, तो उन पे भी जो है टैक्स लग सकता है, वो भी अदर सोर्स ऑफ इनकम में आएंगी, यानी कि पेंशन्स भी उसमें शामिल है। अगली हेडिंग है रेंट फ्रॉम सब लीज लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि ऐसी लैंड्स एंड बिल्डिंग्स जिस पे लीज लगी हो, लीज पे आप देते हो, अगर उन लैंड्स को, बिल्डिंग्स को लीज के ज़रिए अगर आप कोई पैसे कमा रहे हो, तो वो एक अदर सोर्स ऑफ इनकम में आएंगी। तो ये एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी। अब इनकी कैलकुलेशन देखते हैं कि इन पे किस तरह से टैक्स इनका लिया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस टैक्स अब आ जाता है। आफ्टर कैलकुलेटिंग टोटल इनकम, सम पेमेंट कैन बी डिडक्टेड बिफोर टैक्स इज अप्लाइड, दीज इंक्लूड ज़कात। यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई इंसान ज़कात दे रहा है, ये जो ऊपर सोर्स ऑफ इनकम है उसके अंदर से कोई भी इंसान अगर अर्निंग कर रहा है, उसमें से अगर ज़कात दे रहा है, तो उसमें क्या लिखा है, एनी ज़कात पेड अंडर द ज़कात एंड यूशरी एक्ट, यानी कि ज़कात एंड यूशरी एक्ट में अगर कोई इंसान ज़कात दे रहा है, तो ज़कात का क्या मेथड है, क्या चीज़ें, वो इस ऑर्डिनेंस में लिखी गई ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं अगर ज़कात कोई दे रहा है तो वो पेमेंट जो है डिडक्ट की जाएंगी, ठीक है। डिडक्ट कैसे होंगी कि ज़कात वाली अथॉरिटी जो होगी वो बताएगी कि इस बंदे ने इतनी अमाउंट जो है दे दी है, तो टैक्स क्या करेगा कि टैक्स उनसे ये वाली अमाउंट शायद ना ले। लेकिन ये मैं कह रही हूँ क्योंकि कुछ वक्त बाद इनके रूल्स चेंज हो जाएंगे, तो अगर लॉ ने रूल चेंज कर दिया तो शायद इस सिचुएशन में भी टैक्स लग सकता है। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तो अगर रूल्स चेंज हो जाए तो चांसेस हैं कि इन पेमेंट्स पे भी लग सकता है। डोनेशंस, इफ़ अ पर्सन डोनेट्स टू अप्रूव सोसाइटीज़ लाइक मेंशन इन क्लॉज 62 एंड स्केड्यूल, तो they can deduct 30% of taxable income, 50% of taxable from individual association for companies। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इंडिविजुअल और एसोसिएशन अगर पैसे दे रहे हैं तो उसमें से 30% टैक्स लगेगा, 30% टैक्स ऑफ इनकम उनका कटेगा। उसके अलावा कंपनीज में से 15% कटेगा, ठीक है। तो ये हमें बुक्स बता रही हैं, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट है जैसे कि 2025 चल रहा है, 2025 में जो चीज़ भी चेंजेस आई हैं, जैसे कि यहाँ पे भी 30% है, तो आज के दौर में जो टैक्स लॉ ने चेंजेस किए हैं तो शायद यहाँ पे 30% से जाके कुछ और अमाउंट लिखी जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से डालना चाहते हैं तो आप कोशिश करें टैक्स लॉस को एक दफ़ा देख लें। टैक्स लॉस की किताब आपको अथॉरिटीज़ के थ्रू भी मिल सकती है या ऑनलाइन भी मिल सकती है, ठीक है। वहाँ से जाके आप देखें तो वहाँ पे आपको सारी अमाउंट्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि अगर कोई इंसान ज़कात देता है या डोनेशंस देता है तो उस शक्ल में भी टैक्स उन पर किस तरह से लगता है या नहीं लगता, वो सारी मालूमात आपको डिटेल से उस टैक्स लॉ में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। उसके अलावा पेमेंट टू वर्कर्स वेलफेयर फंड, इफ़ अ पर्सन कंट्रीब्यूट्स टू दिस फंड द अमाउंट इज डिडक्टेड बिफोर टैक्स कैलकुलेशन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ वर्कर्स होते हैं यानी कि एम्प्लॉयज़ होते हैं, किसी जगह काम करते हैं, वो अगर किसी वेलफेयर फंड में अपने पैसे डोनेट करते हैं कि हम इसमें पैसे जो हैं जमा कराएंगे, ठीक है, तो उसके थ्रू भी
उसमें भी टैक्स लगेगा, तो उस हिसाब से भी उनका टैक्स कटता जाएगा, ठीक है। इफ़ दीज डिडक्शंस द रिमेनिंग अमाउंट इज़ कंसिडर टैक्सेबल इनकम। यहाँ पे कह रहे हैं कि जितनी भी अमाउंट है ना जिनको हमने डिडक्ट किया, जैसे कि ये अमाउंट डिडक्ट कर दी, ये अमाउंट डिडक्ट कर दी, कम कर दी, उसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो अमाउंट पीछे रह जाएगी ना, वो अमाउंट जो रह जाएगी वो सारी की सारी जो है टोटल अमाउंट होगी, और उसमें से टैक्सेबल अमाउंट जो निकलेगी यानी कि जितनी डिडक्ट की है वो सारी हो जाएगी टैक्सेबल इनकम वाली, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से उन्होंने ना इन अदर सोर्सेज को इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है कि अगर उस अदर सोर्सेज में इन शक्लों में भी अगर लोग अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, या किसी को पैसे दे रहे हैं, तो उस पर टैक्स किस तरह से लगता है, पैसे किस तरह से कटते हैं, तो वो सारी बातें उन्होंने यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। इसके अलावा कंक्लूजन आगे टॉपिक ख़त्म हो रहा है। अगर आपको ये वाला पोर्शन नहीं लिखना, कन्फ्यूजिंग लग रहा है, तो बेशक आप ये ना लिखें, सिर्फ आप यहाँ तक करके ख़त्म कर दें जिसमें आप सिर्फ इनकम ऑफ अदर रिसोर्सेज का बता के वाइंड अप भी कर सकते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में लिखा है देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स ऑर्डर में 5 टाइप की इनकम के हेड्स होते हैं। उसके अलावा व्हेन अ पर्सन अर्न्स मोर देन द फिक्स लिमिट सेट बाय लॉ दे हैव टू पे द टैक्स। यहाँ पे कह रहे हैं अगर इंसान लॉ के अंडर, लॉ है कौन सा लॉ यहाँ पे यूज़ हो रहा है, टैक्स लॉ। टैक्स लॉ ने एक बंदे के ऊपर हद लगाई हुई कि उसने इतनी अमाउंट अगर अर्न कर ली है तो इससे आप आगे जितनी अर्न करेगा उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। ये मैं नहीं बता सकती, ये तो आपको टैक्स लॉ की बुक ही बताएगी कि कितने पैसों पे कितने पैसों के बाद टैक्स लगना है, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको जनरल बता रही हूँ कि अगर लॉ ने कहा है कि इससे ऊपर वाली अमाउंट से ज़्यादा कोई कमा रहा है तो उस पर टैक्स लगेगा और आपको देना पड़ेगा, दैट्स इट। तो इतना इसमें बताया गया, और जितनी भी ऊपर मालूमात लिखी है उसको आप शॉर्ट करके कंक्लूजन में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ आपको समझ ना लग रही हो, आप कमेंट सेक्शन में बताएं तो मैं उसके ऊपर मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।